अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त ये कहते रहे हैं कि मैं अपनी लाइब्रेरी की इन किताबों का आप लोगों से तारुफ़ करवाऊं। गो कि ये मेरी लाइब्रेरी नहीं है, सफदर हमदानी की लाइब्रेरी है, लेकिन बहरहाल सब किताबों का तारुफ़ करवाना तो बहुत मुश्किल होता है। आज मैंने आज सोचा कि मैं आपको सादत हसन मंटो का एक अफसाना सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। उनकी ये किताब है मंटोरामा, बहुत ही खूबसूरत ये किताब है, बड़ी अच्छी इसकी प्रिंटिंग है। और आप लोग जानते ही होंगे कि सादत हसन मंटो ने सिर्फ 43 बरस की ज़िंदगी पाई थी और वो इस दौरान उन्होंने 237 कहानियाँ और एक नावल लिखा। और उन्होंने ज़्यादातर जिन मौज़ूआत पर लिखा उनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तानो तशनी का निशाना बनाया गया, क्योंकि जो कुछ वो लिखते थे उसमें लोगों को अपने किरदार नज़र आते थे और उनकी कहानियाँ एक तरह से आईना है जो लोग अपने चेहरे नहीं देखना चाहते हैं। तो लिहाजा उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन पे बहुत से मुकदमात बने, 5 मुकदमे तो उन पर हिंदुस्तान में बने और 2 मुकदमे पाकिस्तान में बने। और सादत हसन मंटो ने पार्टीशन को भी अपनी कहानियों का मौजू बनाया और वो इस बात पे बहुत कुढ़ते थे कि ये क्यों कहा जाता है, ये क्यों लिखा जाता है कि 1 लाख मुसलमान कत्ल हो गए या 1 लाख हिंदू कत्ल हो गए। ये क्यों नहीं कहा जाता कि 2 लाख इंसान कत्ल हो गए। और वो उन्हें इस बात पे भी बहुत शिकवा था कि पार्टीशन के दौरान जो लाखों इंसान कत्ल हुए, क्या वो इस पार्टीशन का ईंधन थे? क्या ये इन दोनों मुल्कों की हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसके बारे में तयन किया जाता कि ऐसा क्यों हुआ? और फिर क्या ये वो सिलसिला वहीं पर रुक गया? नहीं, बल्कि उनका ये कहना था और वो ये समझते थे कि ये जो पार्टीशन में जो दीवार खड़ी हुई है, ये दीवार मज़ीद ऊंची होती चली जा रही है। तो उनकी अक्सर कहानियों का ये मौजू था और एक तरह से मैं तो ये कहूँगी कि ये उस वक्त की पार्टीशन की तारीख थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा वो लिखा। तो ऐसी ही उनकी एक कहानी है यौम इस्तक़लाल। तो यही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ इस वक्त। जब हिंदुस्तान के 2 हिस्से हुए तो मैं बम्बई में था। रेडियो पर कायदे आज़म और पंडित नेहरू की तकरीरें सुनी। उसके बाद जब बंटवारा हो गया तो मैंने वो हंगामा भी देखा जो बंबई में बरपा हुआ। इससे पहले हर रोज अखबारों में हिंदू मुस्लिम फसादात की खबरें पढ़ा करता था। कभी 5 हिंदू मारे जाते थे तो कभी 5 मुसलमान। बहरहाल कत्ल खून का तवाजुन औसतन बराबर ही रहता था। इस सिलसिले में एक लतीफा भी सुन लीजिए। अखबार वाला टाइम्स ऑफ इंडिया सुबह बावर्ची खाने की खिड़की से अंदर फेंक जाया करता था। एक दिन, और वो फसादात का दिन था, अखबार वाला आया और उसने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बहुत हैरान हुआ और मैं उठकर बाहर गया तो कोई नया आदमी था। मैंने उससे पूछा कि वो अखबार वाला कहाँ है जो यहाँ आया करता था। उसने जवाब दिया, साहब वो मर गया है, कल कमाईपुरे में उसके छुरी घोंप दी गई, लेकिन मरने से पहले वो मुझसे कह गया कि फला फला साहब को अखबार पहुंचा दिया करो और उनसे पैसे भी वसूल कर लेना। उस वक्त दिल पर जो गुजरी मैं वो बयान करने से कासिर हूं। उसके दूसरे रोज मैंने अपने मकान से मुल्हिका सड़क पर, जिसका नाम क्लियर रोड है, पेट्रोल पंप के पास एक हिंदू बर्फ फरोश की लाश देखी। उसकी बर्फ की हद गाड़ी उसकी लाश के पास खड़ी थी। बर्फ की सिलों से पानी टपक रहा था और उसके खून के ऐन ऊपर खून जम गया था और ऐसा मालूम होता था कि जेली का एक तोदा पड़ा है। वो दिन भी कुछ अजीब थे, हंगामे ही हंगामे थे और उन हंगामों की कोख से 2 मुल्कों को जन्म लेना था, आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद पाकिस्तान को। एक अफरा तफरी मची थी।
सैकड़ों साहिब इस्तेताअत मुसलमान हवाई जहाज़ों के जरिए से उड़कर कराची जा रहे थे कि वहां नौजायदा इस्लामी ममलुकत का जश्न देखें। बाकी हजारों वहीं दबके पड़े थे कि उन्हें डर था कि कोई आफत ही ना आ जाए। अगस्त की 14 आई और बंबई, जो यूं भी उरुसुल बिलाद कहलाती थी, नई नवेली दुल्हन की तरह सज गई। रोशनियों का एक सैलाब था जो 14 अगस्त की रात को बंबई शहर में बह गया था। रंग रंग की रोशनियां। मेरा ख्याल है कि इतनी बिजली इस शहर ने कभी अपनी जिंदगी में खर्च नहीं की होगी। BEST, बंबई इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड ट्रामवे कंपनी ने एक ट्राम कार खास इस तकरीब के लिए चारों तरफ बिजली के कुमकुमों से मुज़य्यन की थी, कुछ इस तौर पर कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे बन गए थे। ये ट्राम सारी रात शहर में घूमा की। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी रोशनियों से आरास्ता थीं। अंग्रेजी दुकानों ने खास एहतमाम कर रखा था। व्हाइट वेज और एवॉन फ्रीजर्स की सज धज काबिले दीद थी। अब आप भिंडी बाजार की सुनिए। ये बंबई का मशहूर बाजार है जो बंबई की जबान में मियाँ भाइयों यानी मुसलमानों का इलाका है। इसमें बेशुमार होटल और रेस्टोरेंट थे। किसी का नाम बिस्मिल्लाह तो किसी का सुबहान अल्लाह। गोया सारा कुरान इस बाजार में खत्म हो गया है, लेकिन आउज़ु बिल्लाह नाम का कोई रेस्टोरेंट या होटल यहाँ मौजूद नहीं। ये बाजार बंबई का पाकिस्तान था। हिंदू अपने हिंदुस्तान की आज़ादी की खुशियां मना रहे थे और मुसलमान अपने आज़ाद पाकिस्तान की, और मैं महवे हैरत था कि ये सब क्या हो रहा है। भिंडी बाजार में जहां हिंदुओं की दुकानें थीं, उन पर तिरंगे लहरा रहे थे। बाकी जहां देखो मुस्लिम लीग के इस्लामी झंडे थे। मैं सुबह भिंडी बाजार में गया तो मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। सारा बाजार सब्ज झंडियों से अटा पड़ा था। एक रेस्टोरेंट के बाहर कायदे आजम की पेंटिंग, जो गालिबन किसी अनाड़ी ने बनाई थी, शोक रंगों में लटक रही थी और 2 बरकी पंखों का रुख उसकी तरफ था। बहरहाल ये मंजर मुझे कभी ना भूले कि मुसलमान बहुत खुश थे कि उन्हें पाकिस्तान मिल गया। पाकिस्तान कहाँ है, क्या है, ये उनको कतई मालूम नहीं था। बस वो खुश थे इसलिए कि उनको बहुत देर के बाद खुशी का एक मौका मिला था। रामपुरी दादा रेस्तोरानों में कई कई कूप चाय के पिए जा रहे थे और पासिंग शो सिगरेट भी, और पाकिस्तान बनने की खुशी मना रहे थे। काला कांडी और सेंकी के सुपारी के पान धड़ाधड़ आ रहे थे और बाहर वालों की उंगलियों पर चूना भी। मैं महवे हैरत था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि 14 अगस्त को बंबई में कोई खून नहीं हुआ। लोग आज़ादी हासिल करने की खुशी में मगन थे। ये आज़ादी क्या थी, क्यों कर हासिल हुई और आज़ाद होकर उनकी जिंदगियों में क्या तब्दीली होगी, इसके मुतालिक कोई भी नहीं सोच रहा था। एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते थे तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान जिंदाबाद के। तो ये थे वो वाकयात जो सादत हसन मंटो ने 14 अगस्त 1947 को मुंबई में खुद देखे और सुने, और उनके कलम ने इसे तारीख का हिस्सा बना दिया। इसी कहानी में आगे कुछ ऐसे वाकयात हैं जो सादत हसन मंटो ने पाकिस्तान में देखे या जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। ये इंशाल्लाह फिर कभी सही। आप लोगों ने भी अगर मंटो की कोई कहानी पढ़ी हो या आपको पसंद हो या कोई ऐसा मौजू जो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।